नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी के दौरे पर प्रधानमंत्री हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको बता दें कि कई विकास परियोजनाएं वाराणसी को दी हैं। और आपको बता दें कि काशी में वंदे भारत ट्रेन में बच्चों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद हुआ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी का महत्वपूर्ण दौरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस में सवार बच्चों के साथ संवाद किया। बच्चों के मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनी और पूरे उत्साह के साथ बच्चों ने अपने प्रधानमंत्री से संवाद किया और बहुत ही प्रसन्नता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बच्चों के साथ ये बातचीत की। आपको बता दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस में सवार बच्चों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये संवाद किया। प्रधानमंत्री ने वाराणसी दौरे के दौरान कई सारी विकास कार्य जो योजना है उसकी सौगात वाराणसी के लोगों को दी। और इस दौरान प्रधानमंत्री ने वंदे भारत एक्सप्रेस में सवार बच्चों के साथ बातचीत की। कुछ बच्चे अपने प्रधानमंत्री के लिए अपने हाथों से बना करके कविताएं लेकर पहुंचे थे। न सिर्फ कविता लेकर पहुंचे थे बल्कि उस कविता का पाठ भी बच्चों ने अपने प्रधानमंत्री के लिए किया। तो कुछ बच्चों ने अपने हाथों से बनाए चित्र प्रधानमंत्री को भेंट किया। बहुत ही उत्साह के साथ बच्चों ने अपने प्रधानमंत्री से संवाद किया। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हरकेश बहादुर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरकेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बच्चों से प्रेम है वो समय समय पर हम देखते रहते हैं, लेकिन कोई भी बच्चा जब अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करता है तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री उसकी सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री का काशी में बच्चों के साथ संवाद किस तरह से नजर आया? देखिए पराक्रम, जो बच्चे थे, चूंकि प्रधानमंत्री जी जो उनसे मिल के उतरे, हम लोगों ने बच्चों से फिर बात की जी। और एक एक बच्चे, एक एक बच्चियां इतने उत्साहित थे। सबसे जो महत्वपूर्ण बात उसमें बच्चों ने बताई उसमें यह कि प्रधानमंत्री जी धैर्य पूर्वक सुनते हैं, चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों न हो। एक बच्चे ने बताया कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने उसकी कविता सुनी और उसकी प्रशंसा की। एक बच्ची ने बताया कि प्रधानमंत्री ने उससे पूछा, उसने एक पेंटिंग बनाई थी, उसने प्रधानमंत्री जी को गिफ्ट किया। उन्होंने उसको प्रेरणा दी कि आप अपने जीवन में किस तरह से तरक्की करो, किस तरह से आगे बढ़ना है, क्या उद्देश्य है आपका। इसी तरह से जितनी भी वहां पे बच्चे थे, बच्चियां थी जिनसे प्रधानमंत्री ने बात किया, उन सब से यह चर्चा की कि कैसे विकसित भारत जो आप लोगों को भविष्य में मिलेगा उसमें आप लोगों की जिम्मेदारी होगी, भागीदारी होगी। उसी तरह विकसित बनारस की भी बात की प्रधानमंत्री ने उन बच्चों से। विकसित बनारस की, जो गौर करने वाली बात है पराक्रम, कि विकसित बनारस की बात की प्रधानमंत्री ने उन बच्चों से और उसका जो रास्ता सुझाया, रास्ता बताया उन बच्चों को कि किस तरह से आप स्वच्छता रखोगे अपने शहर में, अपने आसपास, किस तरह से आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दोगे, किस तरह से अपने जो रुचि है आपकी, जो कोई बच्चा कविता करता है, कोई पेंटिंग बना के लाया था, तो एक एक बच्चों से जिनसे उन्होंने चर्चा की, जिनको उन्होंने बताया, वो ये बताया कि किस तरह से आपको अपना उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य निर्धारित करना है और आपकी भूमिका विकसित भारत में, विकसित बनारस में किस तरह से होगी। तो बच्चे भी बहुत उत्साहित थे जिन बच्चों से उन्होंने बात की। और उसमें जो बच्चे थे, कई स्कूलों के बच्चे थे, तो उनका अपना जो अनुभव था प्रधानमंत्री से मिलने के बाद, उनसे बात करने के बाद, पराक्रम, वो जो बच्चे हम लोगों से जब चर्चा कर रहे थे इतने उत्साहित थे कि वो एक एक बात अपनी बता देना चाहते थे कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने उनसे पूछा, किस तरह से उन्हें प्रोत्साहित किया, किस तरह से कहा कि अपने जीवन का उद्देश्य आप निर्धारित कीजिए, किस तरह से आप स्वच्छता रखकर अपने आसपास, अपने शहर में विकसित बनारस के बारे में सोच सकते हैं, विकसित भारत का जिक्र किया। तो ये बच्चे जो भारत के भविष्य हैं,
उनसे चर्चा करने के बाद प्रधानमंत्री ने, और सबसे बड़ी बात की जो बच्ची थी उसने ये बताया कि प्रधानमंत्री ने हम लोगों की बातों को बड़े गौर से सुना जी। और हमसे चर्चा की। तो ये बच्चों के साथ जो वो उनका उत्साह तो है ही, लेकिन जो उनका कॉन्फिडेंस देखने को मिला कि प्रधानमंत्री से बात करने के बाद उनको जो कॉन्फिडेंस देखने में आ रहा था कि वो कितने संतुलित थे, कितने उत्साहित थे कि उन्होंने प्रधानमंत्री से आज बात की और अपनी बात रखी उनके सामने और उन्होंने उनको प्रोत्साहित किया, उनको एक लक्ष्य दिया। वो बच्चे इस लक्ष्य को लेकर बहुत उत्साहित नजर आए। पराक्रम। बिल्कुल हरिकेश, ये बच्चे आने वाले भारत का भविष्य हैं और ये समझिए कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भव्य काशी से विकसित भारत के निर्माण की बात कह रहे हों और उस निर्माण प्रक्रिया की भूमिका में जब वो बच्चों की भागीदारी को सुनिश्चित कर देते हों, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को हासिल करना अब किसी भी तरह से मुश्किल काम नहीं होगा, क्योंकि इसमें सहभागिता होगी भारत के आने वाले स्वर्णिम भविष्य की भी। जी बिल्कुल पराक्रम। अब आप ये इसको इस तरह से भी हम लोग देख सकते हैं, जो विविधता की बात होती है, भारत में विविधता में एकता की बात होती है, तो उस पूरे कोच में कई स्कूलों के बच्चे बैठे हुए जी और कई क्लास के भी बच्चे थे। लगभग 3 साल का जो होता है, अगर आप कह सकते हैं 6 से 8 तक के, तो ऐसे बच्चे बैठे हुए थे। और मैं तो कहूंगा कि बल्कि 5 तक की जो कक्षाएं हैं वो बच्चे बैठे थे और सब में उत्साह था, सबका अलग अलग सोच थी। लेकिन जब प्रधानमंत्री से वो मिले और प्रधानमंत्री ने उन्हें बताया कि किस तरह से एक उद्देश्य के लिए आपको आगे बढ़ना है, किस तरह से आपको अपने बनारस को जी विकसित बनारस बनाना है, किस तरह से अपने भारत को विकसित भारत बनाना है, ये बातें बच्चों के समझ में आईं और वो इसको लेकर उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि हमें एक लक्ष्य दिया प्रधानमंत्री ने, हमें एक उद्देश्य दिया प्रधानमंत्री ने, और उनसे बात करने के बाद जो उनका उत्साह है, जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल है, बिल्कुल वो देखने लायक था। हरिकेश, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो निश्चित रूप से भव्य काशी से विकसित भारत के निर्माण का ये जो प्रयास है, इस प्रयास में बच्चों की भागीदारी की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है, तो ये बहुत बड़ा मंत्र एक तरीके से भारत के आने वाले भविष्य को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। और इसी के साथ हम यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए दूरदर्शन। ये है डीडी न्यूज का साइबर अपराध के खिलाफ हल्ला बोल। डिजिटल अरेस्ट, सेक्सटॉर्शन, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, साइबर बुलिंग, तमाम मुद्दों पर आपको जागरूक करते हुए आपको रख रहा है इन साइबर अपराधियों से एक कदम आगे। देखिए मेरे साथ साइबर अलर्ट हर शनिवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और वैसे ही खतरनाक होती है अधूरी खबर, क्योंकि हर खबर के साथ जुड़ा होता है उसका इतिहास, वर्तमान और भविष्य। देखिए हर बड़ी खबर जिसमें होगा तथ्य, तर्क और सबूत। देखिए पूरा सच। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का चुनाव प्रचार चरम पर है और अब अंतिम चरण में है। हर दल के बड़े नेता और प्रत्याशी चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज वाराणसी के बाद बिहार जाएंगे। आज सीतामढ़ी और बेतिया में उनकी विशाल जनसभा होगी। प्रधानमंत्री मोदी यहां से पश्चिम चंपारण की 9 और पूर्वी चंपारण की 11 विधानसभा सीटों के मतदाताओं को साधने की कोशिश करेंगे। पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर, रामनगर, नरकटियागंज, बगहा, लौरिया, नौतन, चनपटिया, बेतिया और सिकटा विधानसभा के एनडीए प्रत्याशी मौजूद रहेंगे। वहीं पूर्वी चंपारण के सुगौली, नरकटिया, हरसिद्धि, गोविंदगंज, केसरिया, कल्याणपुर, पीपरा, मोतिहारी, मधुबन, चिरैया और ढाका विधानसभा के एनडीए प्रत्याशियों भी मंच पर साझा करेंगे। भाजपा के कद्दावर नेता प्रधानमंत्री के अलावा दिग्गज नेता राजनाथ सिंह और अमित शाह भी आज बिहार के चुनावी रण में होंगे और एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए जनसभाओं को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज 3 जगह होंगे। पहले पूर्णिया, फिर कटिहार और उसके बाद सुपौल में अमित शाह की रैली होगी। वहीं राजनाथ सिंह की भी 3 रैलियां होंगी।
काराकाट, दिनारा और रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में राजनाथ सिंह की सभा होगी। प्रचार के दौरान सभी नेता एनडीए के संकल्प पत्र में किए गए वादों का जिक्र करेंगे और नीतीश सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। वहीं भाजपा के स्टार प्रचारक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गयाजी के अतरी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में मतदान की अपील करेंगे। बिहार चुनाव में नीतीश कुमार एक बड़ा नाम है। एक बार फिर नीतीश के चेहरे पर ही एनडीए कुनबा अपना चुनाव लड़ रहा है। नीतीश कुमार खुद भी अपने कामकाज को रिपोर्ट के साथ मतदाताओं के बीच जा रहे हैं। नीतीश कुमार आज गयाजी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इमामगंज में एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। वहीं महागठबंधन के नेता भी चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुटे हैं। मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव, उप मुख्यमंत्री के दावेदार विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव समेत वामपंथी नेता भी प्रचार में व्यस्त हैं। तेजस्वी यादव आज गयाजी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं प्रियंका गांधी आज पूर्णिया में जनसभा को संबोधित करेंगी। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी जितेंद्र यादव मंच पर मौजूद रहेंगे। प्रियंका गांधी MY समीकरण साधने की कोशिश करेंगी। वहीं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव आज पूर्णिया में जनसभा को संबोधित करेंगे और साथ ही पूर्णिया के धमदाहा में महागठबंधन प्रत्याशी संतोष कुशवाहा के लिए मतदान की अपील करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से अंगोला और बोत्सवाना की यात्रा पर रहेंगी। यह किसी भारतीय राष्ट्रपति की इन दो अफ्रीकी देशों की पहली यात्रा होगी। 13 नवंबर तक चलने वाली यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने समकक्षों से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी, वहां की संसदों को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की यह अफ्रीकी यात्रा 2 चरणों में होगी। पहले पड़ाव में राष्ट्रपति अंगोला में रहेंगी, जहां उनके सम्मान में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। यह यात्रा किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की पहली अंगोला यात्रा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंगोला के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भी शामिल होंगी और अंगोला की संसद को भी संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय वार्ताएं और सहयोग के नए क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इससे पहले इसी वर्ष मई में अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुएल गोंकाल्वेस लोरेंसो भारत की यात्रा पर आए थे। उस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा करते हुए आतंकवाद के खिलाफ भारत का साथ दिया था। मई के महीने में जब अंगोला के राष्ट्रपति भारत आए थे, तब दोनों देशों के बीच आयुर्वेद और कृषि जैसे कई अहम मुद्दों पर हस्ताक्षर हुए थे। इसके साथ ही अंगोला ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए थे और 123वां सदस्य बना था। इसके साथ ही भारत सरकार ने रक्षा खरीद के लिए अंगोला को 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण की मंजूरी भी दी थी। भारत और अंगोला के बीच राजनयिक संबंध वर्ष 1985 में स्थापित हुए थे और इस वर्ष दोनों देश अपने संबंधों की 40वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। भारत ने अंगोला के स्वतंत्रता संग्राम में उसका समर्थन किया था और 1975 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत उसकी संप्रभुता को मान्यता देने वाले शुरुआती देशों में से एक था। 1985 में अंगोला की राजधानी लुआंडा में भारतीय दूतावास खुला और 1986 में नई दिल्ली में अंगोला के दूतावास की स्थापना के साथ ही दोनों देशों ने अपने रिश्तों को एक नया आयाम दिया है। आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी भारत और अंगोला के संबंध लगातार प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। भारत अंगोला का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, साथ ही दूसरा सबसे बड़ा तेल आयातक भी है। वहीं भारत अंगोला में फार्मास्यूटिकल, कृषि, प्लास्टिक, खनन जैसे क्षेत्रों में सक्रिय रूप से निवेश कर रहा है। 2024-25 में द्विपक्षीय व्यापार 5.03 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, जो हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि है। व्यापार का यह बढ़ता दायरा दोनों देशों के बीच आपसी भरोसे और आर्थिक साझेदारी को दर्शाता है। इस यात्रा के दौरान 2 समझौता ज्ञापनों में हस्ताक्षर होंगे। पहला मत्स्य पालन, जलीय कृषि और समुद्री संसाधनों के क्षेत्र में है, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिलता है और उसके अलावा साथ ही साथ मत्स्य संसाधनों के प्रसंस्करण और विपणन में सुविधा होगी। दूसरा, दोनों देशों के बीच के राजनयिक अधिकारियों के आश्रितों के रोजगार के क्षेत्र में है।
अंगोला में लगभग 7,000 भारतीय रहते हैं जो वहां के व्यापार और सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा अंगोला में योग और बॉलीवुड फिल्मों की लोकप्रियता भी लगातार बढ़ रही है। भारत सरकार ITEC कार्यक्रम के तहत अंगोला के छात्रों और पेशेवरों को शिक्षा एवं प्रशिक्षण के अवसर भी प्रदान कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अंगोला यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को मजबूती मिलेगी, तो वहीं बदलते वैश्विक परिवेश में दोनों देशों के बीच व्यापक साझेदारी भी बढ़ेगी। भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए एक बेहतर रोडमैप तैयार करने में भी मदद मिलेगी। राष्ट्रपति की इस यात्रा से अंगोला में रह रहे भारतीयों में काफी उत्साह और नई ऊर्जा है। कैमरामैन सुमित धीमन के साथ मैं आकाश पोपली, DD न्यूज, अंगोला। आज इंटरनेट हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। हम रोजाना इसका इस्तेमाल खबरें पढ़ने, वीडियो देखने, सोशल मीडिया या ऑनलाइन खरीदारी करने के लिए करते हैं। लेकिन इसी इंटरनेट की एक और दुनिया है जो आम लोगों की नजरों से बिल्कुल ओझल रहती है। इस छिपी हुई दुनिया में वो सब कुछ होता है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। यहाँ अपराध भी पनपते हैं और कई बार इन्हीं रास्तों से अपराधों पर लगाम भी लगाई जाती है। इस नेटवर्क में हमेशा वो हैकर्स या वो गलत काम के लिए इस्तेमाल करने के लिए बहुत लोग होते हैं, तो इनके पास बहुत सारे डेटा माइनिंग टूल्स होते हैं जिसके माध्यम से वो आपकी कम्युनिकेशन उठा सकते हैं। इसलिए आपका प्रिकॉशन आपको लेना पड़ेगा कि किसी तरीके से आप अपना आइडेंटिटी को ना समझाए, और जो अपना नेटवर्क्स आप बनाते हैं या एक क्लोज्ड यूज़र ग्रुप आप उसमें बनाते हैं ताकि उसमें आप किसी तरीके से अपने कोडेड लैंग्वेज या किसी भाषा में बात करें ताकि वो जनरल पब्लिक या जो इसमें फिशिंग करने के लिए आते वो आपकी कम्युनिकेशन को उठा ना पाए। डार्क वेब इंटरनेट का वो रहस्यमय हिस्सा है जहां कोई नाम नहीं, कोई चेहरा नहीं, सिर्फ कोड्स, सर्वर्स और गुमनामी के साए होते हैं। डार्क वेब पर होने वाले अपराध लाखों लोगों को अपना शिकार बनाते हैं, लेकिन अगर हम सावधान रहें, जागरूक रहें, तो इस डार्क वेब से खुद को सुरक्षित रखा जा सकता है। इंटरनेट का इस्तेमाल करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे करें डार्क वेब के खतरों से अपनी सुरक्षा, जानने के लिए देखिए साइबर अलर्ट आज रात 10 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। क्या है डार्क वेब, कैसे करता है ये काम और कैसे ये गढ़ बन रहा है अवैध साइबर अपराधों का। क्रिमिनल्स को जो मौका मिलेगा कम्युनिकेट करने का, उस मौका वो कभी नहीं छोड़ेंगे। आपको कैपेसिटी होना चाहिए कि आप किस तरीके से आप इसको इंटरसेप्ट करें या समझें। आज के डेट में भी बहुत सारे ऐसे उग्रवादी ग्रुप है जो डार्क वेब का इस्तेमाल करते हैं। डार्क वेब रहेगा हमारे साथ। अब है कि लॉ एनफोर्समेंट के कितने कंट्रोल रहे। देखिएगा साइबर अलर्ट सिर्फ DD न्यूज पर। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।